हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पर अब हम बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे अदर मॉडल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ने वाले हैं, फिर रिजल्ट क्या मिला बोर मॉडल से वो पढ़ने वाले हैं, देन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, देन बोर मॉडल के लिमिटेशंस के बारे में बात करने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज, यहाँ पर जनरल फीचर ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम वो यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया था। यह नील बोर, किसने दिया था ये बोर्स मॉडल, और नील बोर ने ये दिया था। चलिए, तो जैसे रदरफोर्ड मॉडल हमने देखा था, वहां पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लैनेटरी मोशन में क्या कर रहा है, एटम के चारों तरफ घूम रहा है। फिर मैक्सवेल ने वहां पर कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक्सलरेट कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यही था कि जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होगी और वो किस पर आकर गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएगा, है ना, कुछ कुछ ऐसा होगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जब तो एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस पर आकर के गिर जाएगा, जिससे एटम क्या हो जाएगा, हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्ट कर लिया था नील बोर ने। देखिए, तो बोर के पोस्टुलेट क्या थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो वही यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in fixed circular paths orbits. These orbits have constant energy and radius. और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके पास क्या है, कांस्टेंट एनर्जी और रेडियस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था, पहला पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिट्स हैं जिस पर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है, अब ये अलग अलग हैं, अलग अलग शेल्स हैं, ऑर्बिट जिसे हम कह रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से। इट रिमूव्ड द लिमिटेशन ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जैसे हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखा था, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, कोलैप्स कर जा रहा था न्यूक्लियस से, क्योंकि वहां पर कहना ये था एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी तो न्यूक्लियस पर जाकर के टकरा ही जाएगा कुछ देर में, है ना, बहुत कम टाइम में जो है उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियस से टकराएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये लिमिटेशन यहाँ से रिमूव हो जाती है, कौन से, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से कोलैप्स होने वाली जो लिमिटेशन थी। चलिए, दूसरी चीज ये है, यहाँ पर हमें देखने को मिले अलग अलग शेल्स, ये n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा k शेल, ये l शेल, यह एम शेल, इसी तरीके से हमारा एन शेल होगा, ओ शेल होगा, पी शेल होगा। ये यहाँ पर बताया गया रदरफोर्ड के पोस्टुलेट में। तो पहला पोस्टुलेट आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक कोई एनर्जी ऐड या रिमूव ना कर दी जाए।
जैसे अगर वो एनर्जी को, अगर हम एनर्जी ऐड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जंप करेंगे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। या जब ये एनर्जी को रिमूव करते हैं, या हम कहें कि एनर्जी को एमिट करेंगे, तब ये जंप करेंगे लो हायर से लोअर की तरफ, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन जो है खुद से तो अपना ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा जब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, एडेड या रिमूव्ड होगी। ठीक है, जब तक वो एनर्जी एमिट या सॉरी लूज या गेन नहीं करेगा। अगर वो एनर्जी गेन करता है तो जंप करेगा लोअर से हायर में, अगर वो एनर्जी लूज करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये हमको पहले से ही पता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे एनर्जी दी जा रही है। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां क्या करेगा, जंप करेगा और क्या बन जाएगा, एक्साइटेड बन जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एनर्जी को वापस से एमिट कर देगा और वापस से आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है एनर्जी, एमिट्स एनर्जी, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज यहाँ पर है। तो अच्छे से बना लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये है उसका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। अब लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या मिला, यहाँ से दी इसे एनर्जी। ये यहाँ से यहाँ क्या करेगा, जंप करेगा एनर्जी लेने पर, और फिर ये एनर्जी एमिट भी करेगा। एनर्जी को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। या हम कहें, देखो, जब ये एनर्जी गेन कर रहा है, पहला वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, एनर्जी जब ये गेन कर रहा है तो जंप कर रहा है कहाँ से, लोअर से हायर में। लेकिन जब ये एनर्जी लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है, लूज कर रहा है या एमिट कर रहा है, तो जब ये एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी को छोड़ दे रहा है जो इसने गेन करी थी, तो वापस से हायर से किसमें आ जा रहा है, लोअर में। तो देखो यहाँ पर है लोअर टू हायर, और यहाँ पर है हायर टू लोअर एंड। ठीक है, क्लियर, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर में और लोअर से हायर में। अपने आप तो नहीं जाएगा, कब जाएगा, जब इसमें एनर्जी ऐड या रिमूव की जाएगी, या इसे एनर्जी दी जाएगी, या इससे एनर्जी ले ली जाएगी। यानी कि या तो ये एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा। क्लियर है, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is the frequency of the radiation emit or absorbed by an atom depends upon the energy differences of the initial and final orbit. तो frequency of radiation emitted और absorbed by an atom, ये किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी एटम की जो फ्रीक्वेंसी है, एमिट एब्जॉर्ब की जो फ्रीक्वेंसी है, वो किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस पर ये डिपेंड करेगी, क्या, फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। कौन सा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल एनर्जी पर, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, यहाँ से देखो ये एनर्जी गेन कर रहा है ना, पहले नीचे वाले ऑर्बिट में एनर्जी गेन करके ये कहाँ चला गया, दूसरे ऑर्बिट में चला गया। यहाँ से इसने एनर्जी क्या की है, एनर्जी लूज करके ये नीचे वाले ऑर्बिट में वापस आ गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये डायग्राम, इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पोस्टुलेटेड द एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मूवमेंट है वो क्या है, क्वांटाइज। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, MEVR इज इक्वल्स टू NH/2π। n होना चाहिए इंटीजर। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच फॉर विच इट्स एंगुलर मूवमेंट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिन पर उनका जो एंगुलर मूवमेंट है वो क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। वहीं पर ही ये क्या कर सकते हैं, केवल मूव कर सकते हैं जहां पर एंगुलर मूवमेंट इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, h/2। तो ये इंपॉर्टेंट है, n क्या है, इंटीजर होगा हमेशा। ठीक है, ये है फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या क्या रिजल्ट हमें मिले बोर्स मॉडल। चलिए, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इक्वल्स टू 1 2 3। जो स्टेशनरी स्टेट्स है जिनको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं उन्हें नंबर दिया गया 1 2 K L M N शेल। ठीक है, द इंटीग्रल नंबर आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो इंटीग्रल नंबर थे उन्हें कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज, और रेडियाई क्या एक्सप्रेस की गई स्टेशनरी स्टेट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। Rn इज इक्वल्स टू NA स्क्वायर बाय A0, जहां पर A0 की वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए, रेडियस क्या है n स्क्वायर A0 की वैल्यू क्या है 52.9 पिकोमीटर। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट शेल। स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट और शेल के बारे में बात करें तो क्या एनर्जी एसोसिएट है, तो ये है, देखो पहले शेल के लिए अगर हम देखें तो ये रही -2.18 इंटू 10⁻−18, जिसको रेबर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं हम, 1/n²। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी होगी, पहले शेल के लिए 1 होगी, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी। तो देखो फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये क्या है, RH 1/n², जहां पर RH क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻−18। बाकी ये तो n² है। तो देखो फर्स्ट के लिए हमने 1 रखा है, सेकंड के लिए 2 रखा है, थर्ड के लिए 3 रख कर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इनके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, और अगर कोई रेस्ट पर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हम इजीली एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट में। बाकी आपको रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। बाकी इजीली आप किसी की भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करनी है बस। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।